नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी पीटी 2024 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे थे। हमारे जो चैनल है जिसका नाम है केवल एग्जाम, इस पे हम और भी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे हम यूपी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। साथ ही हमने पहले प्रयास में ये किया है अभी कि यूपीएससी पीटी 2024 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन कवर किए गए हैं अब तक पेपर में, साथ ही क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट के साथ, दोनों ही हम इस पीडीएफ में तैयार कर रहे हैं। ये पांचवा वीडियो है जो आप जान रहे हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो देख लिया था वह देख लिया था। वैदिक सभ्यता देख लिया था, ऋग्वैदिक सभ्यता देख लिया था। इससे पहले हमने प्री हड़प्पन देख लिया था, ताम्र पाषाण देख लिया, हड़प्पा देख लिया, वैदिक काल देख लिया, ऋग वैदिक काल देखा, फिर उत्तर वैदिक काल देखा। अब जो हम पहुंच गए हैं वो हम फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म को देखने के बाद हम पहुंच गए थे शैव धर्म पे। हम पहुंच गए थे, एक मिनट, मगध साम्राज्य, हाँ, भागवत धर्म के बारे में आज हमें चर्चा करनी थी, जो कि हमारा पांचवा वीडियो में ये चर्चा प्रारंभ होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिए। देखिए, मैं अकेला बंदा हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। हाँ, अगर मुझे लगेगा आप पॉलिटी के सेक्शन से कुछ मेन टॉपिक ले आने, उसके लिए भी मैं पीडीएफ बना के ले आऊंगा, आप परेशान ना होइएगा। बाकी आप अपने पक्ष से पूर्णतः तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर में विजन मैगजीन जरूर पढ़िए जो पीटी 365 आती है, और मैंने भी इस चैनल पर उसको कंप्लीट किया है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए भागवत धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म की जटिल कर्म कांडों एवं यज्ञ प्रारूपों के विरुद्ध हुआ था। मतलब पूछेंगे भागवत धर्म का प्रारंभ किस लिए हुआ था, तो जो हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में जो जटिल कर्म कांड है, साथ ही साथ जो यज्ञ का स्वरूप है, उसमें जो कृतियां हैं, जो ऐसे हैं जो समाज में यूजफुल नहीं है, उनके विरुद्ध लाया गया था। वासुदेव कृष्ण द्वारा इस धर्म का प्रतिपादन किया गया, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं मार्क करूंगा कि जो छंदोग उपनिषद के बारे में मैं ये मार्क करूंगा, क्योंकि ये इसमें जो है भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। मेगिस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। प्रश्न पूछ लेगा, हेराक्लीज को मेगिस्थनीज ने जिस नाम से उल्लेखित किया है, वर्तमान में वह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वह कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। अब शैव धर्म देखेंगे। शैव धर्म का उद्भव उपनिषदोत्तर काल में हुआ था, यानी कि जो उपनिषद काल के बाद हुआ था। इसमें लिंग पूजा और मूर्ति पूजा दोनों होती थी। मेगिस्थनीज ने शिव को डायोनिसस कहा है। तो मेगिस्थनीज ने शिव को क्या कहा है, डायोनिसस कहा है। कुछ प्रमुख शैव संप्रदाय हैं, जैसे पाशुपत, कालापिक या कालामुख, लिंगायत, वीरशैव, नाथ संप्रदाय तथा कश्मीरी शैव आदि हैं। अब जो प्रारंभ हो रहा है वह महाजनपद के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार लोहे के व्यापक उपयोग से बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। जब लोहे आए तो लोहे से अच्छी किस्म के औजार बने, से कुल्हाड़ी। तो उससे क्या हुआ, कुल्हाड़ी से जंगलों को काटा गया, जंगलों को काट करके वो मैदानी क्षेत्र में परिवर्तित किए गए और बड़े बड़े राज्य ऐसे ही बने। लोहे के हथियार के इस्तेमाल ने योद्धा वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। तो जब लोहे के हथियार आएंगे, तलवार बनेंगे, ये सब ऐसे हथियार बनेंगे जो युद्ध में यूज होंगे। जब युद्ध में यूज होंगे तो ऐसे वर्ग जो है, जो योद्धा वर्ग होंगे, उनका वर्चस्व होगा और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरी निकाय में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित है तथा एक महाजनपद अश्मक जो है वो नर्मदा नदी में दक्षिण में है। पूछ लेगा
कि अंगुत्तरी निकाय के माध्यम से जो कौन सा ऐसा जनपद है जो दक्षिण में मिला है, तो वह अश्मक जनपद है। या पूछ लेगा अश्मक जनपद किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण आप देखेंगे तो हड़प्पा काल में था, द्वितीय नगरीकरण देखेंगे तो महाजनपद काल में देखने को मिलेगा। वही बात है, हड़प्पा जहाँ कांस्य से जुड़ा हुआ था, वहीं दूसरी नगरीकरण जो लौह से संबंधित थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे लिखेगा प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में प्रारंभ हुआ था तथा इसमें लोहे की वस्तुओं या लोहे से जुड़े औजारों का उपयोग हुआ था। दूसरा लाइन बनाएगा द्वितीय नगरीकरण जो है वह महाजनपद काल में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रारंभ होने का या इस काल में प्रमुख धातु जो थी वो कांसा थी। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग के दोनों स्टेटमेंट में पोर्शन जो आ रहे हैं वह सही है, लेकिन जो लास्ट में आ रहा है वह गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा। यह काल इन महाजनपदों के आपसी टकराव का युग था, जिसमें अंततः मगध साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभरा। क्या कहने मतलब है, यह काल इन महाजनपदों के आपसी टकराव का युग था। हाँ, कई जो 16 महाजनपद तो सब आपस में टकराए, युद्ध हुआ, तो उसके बाद एक महाजनपद उभरा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम मगध साम्राज्य था। मगध था, याद रखिए क्या था, मगध था। अब मगध साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के अधीन मगध साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभरा। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार स्वामी ईसा पूर्व 492 ईस्वी का था। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार ने कोसल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या देवी से विवाह कर दहेज में काशी प्राप्त किया। प्रश्न बना है, इससे पहले प्रश्न बन चुका है कि बिंबिसार ने काशी को कैसे प्राप्त किया था। तो बिंबिसार ने काशी को युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि दहेज के माध्यम से काशी को प्राप्त किया था। बिंबिसार ने किससे शादी की थी तो इसको ये काशी मिला था, वह कोसल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या देवी के विवाह के उपरांत इसको दहेज में मिला था। उसने दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लणा से किया, जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया। तीसरा विवाह मुद्र कुल के प्रधान की पुत्री से किया। अब उसके बाद है मगध की पहली राजधानी क्या थी, राजगिरी थी, जिसे ग्रीवज भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आया है यूपी पीसीएस में कि ग्रीवज किसे कहा जाता था, तो ग्रीवज जो कहा जाता था वह राजगिरी को कहा जाता था। और राजगिरी किसकी राजधानी थी, वह मगध की पहली राजधानी थी। अपने पिता की हत्या कर अजात शत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तो वह गद्दी प्राप्त हुआ, और अजात शत्रु का भी जो वध हुआ वह उसके जो पुत्र था उदयन के माध्यम से हुआ। तो इसीलिए इस पूरे जो वंश चला था उसे हर्यक वंश कहा जाता है। अजात शत्रु ने लंबे संघर्ष के बाद काशी तथा वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अजात शत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बताई। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी, राजगिरी। लेकिन जब उदयन आया तो उदयन ने राजगिरी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ये प्रश्न आया था कि पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाई, तो उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाई। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, जिसे उसके अमात्य शिशु नाग ने मार करके
शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या किसने की थी? तो नागदशक के ही सेनापति यानी अमात्य, जिसका नाम शिशुनाग था, उसने हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हर्यक वंश पहले हो गया। अब हर्यक वंश के बाद अब आ रहा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे तो राजगिरी राजधानी किसने बनाई थी? राजगिरी राजधानी बनाई थी, वह मगध की पहली राजधानी बनी थी। फिर उदयन ने राजगिरी को हटाकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। अब उसके बाद फिर शिशुनाग आते हैं। शिशुनाग ने वैशाली की जो राजधानी बनाई थी वो वह शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ। पहली संगति आपको पता है आजाद शत्रु के समय, दूसरी संगति आपको पता है वो कालाशोक के समय, तीसरी संगति आपको पता है वह जो मिलेगा वो अशोक के काल में मिलेगा, चतुर्थ संगति आपको पता है कल्याण के समय हुई थी। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी ना, वो जो बौद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष से पश्चात जो हुई थी वह कालाशोक के शासन काल में हुई थी, आपको पता है। अब शिशुनाग के बाद मगध पर शक्तिशाली नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। शिशुनाग के बाद मगध साम्राज्य पे किसने शासन किया? वह नंद वंश ने किया और इस नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के माध्यम से हुई। अब नंद वंश के बारे में देख लेते हैं। इसने कलिंग तथा कौशल को बलपूर्वक हथिया लिया था। नंद वंश में क्या हुआ था? वो कलिंग और कौशल को क्या हुआ था? बलपूर्वक हथिया लिया। देखिए यहाँ बलपूर्वक हुआ ना, हो सकता है यहाँ दहेज लिख जाए या जो आपसी विलय कर लिए, नहीं, बलपूर्वक मतलब युद्ध के माध्यम से हुआ था। अब है घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। जो नंद वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। इसने यूनानी वितरणों में अग्रमीश कहा गया है। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। तो घनानंद कौन था? सिकंदर का समकालीन था। साथ ही यह वही व्यक्ति है जिससे वो कौटिल्य की बहस हुई थी। तो याद रखिएगा घनानंद जो था वह जो नंद वंश का अंतिम शासक था। अब है विदेशी आक्रमण। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण हकामनी शासकों द्वारा किया गया था। तो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ था वह कहां से हुआ था? वह हकामनी शासकों ने किया था। ईरानियों का पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया, जब उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक कूट का फायदा उठाते हुए सिंध पर कब्जा कर लिया था। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने किया तथा उन्हीं के लेख पद्धति आगे चलकर खरोष्टी नाम से प्रचलित हुई। आपको पता है जो भूगज कोई और अर्मायनिक लिपि जो होता है वो जो अभिलेख था आप पढ़ेंगे अभी उसके अशोक के, वो खरोष्ट लिपि में मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे उधर मिले हुए हैं, तो वहीं पास जो खरोष्ट लिपि चलती थी इसलिए वहां के जो अभिलेख मिले वो खरोष्ट लिपि में मिले हैं। साथ इसमें ये ध्यान रखना है कि ईरानियों ने सबसे पहले भारत को सिंधु नदी के नाम पर हिंदू नाम से कहते हैं वो प्रचलित कराया था। अब सिकंदर के आक्रमण के बारे में देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ। किसमें? यूनानी और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ। अंततः सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। सिकंदर क्या था? वो यूनानी था, उसने ईरान पर आक्रमण करके ईरानियों को समाप्त कर दिया। हेरोडोटस और अपनी यूनानी लेखकों के विवरण
जिसमें भारत की अपार संपत्ति वाला बताया गया है, ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। तो ये प्रश्न आया था कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का निम्नलिखित या क्या कारण था। तो क्या था? वह कारण था कि जो उसने भारत की अपार संपत्ति के बारे में सुन रखा था कि यहाँ बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं, घने जंगल हैं, नदियां हैं। इस कारण से उन्हें यहाँ की संपत्ति के कारण ही उन्होंने यानी कि सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया था। अब है ईरान को अब है कि ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईस्वी पूर्व में आया। तो आपको पता है खैबर दर्रे से ही भारत में एंट्री होती थी। तो जब सिकंदर ने ईरान पर विजय प्राप्त कर लिया था तो उसने क्या किया? तो उसने खैबर दर्रे के माध्यम से भारत की ओर अग्रसर धीरे धीरे होने लगा। सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता, जिसके शासक आम्बिक ने न केवल सिकंदर के समान आत्मसमर्पण किया बल्कि उसका सहयोग करने का भी दावा किया। तो सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता, जो आप जान रहे हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। फिर उसके बाद वहां के शासक जो तक्षशिला के थे, इसका नाम आम्बिक था, ने न केवल सिकंदर को आत्मसमर्पण किया बल्कि वह उसे और आगे बढ़ने के लिए उसका सहयोग भी किया। आम्बिक ने सिकंदर का सहयोग किया, आप भारत के पे आक्रमण करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। झेलम नदी के तट पर लड़े गए युद्ध को विस्तरा का युद्ध या हाइड्रो स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि पोरस और सिकंदर की लड़ाई किस नदी किनारे हुई? तो झेलम नदी किनारे हुई। लोग अक्सर इसमें ध्यान रखते हैं, सिंधु नदी ऑप्शन में बनाया जाता है। सिंधु नदी किनारे नहीं, झेलम नदी के किनारे हुई। यद्यपि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया था। प्रश्न ये भी आया है कि सिकंदर ने किस व्यक्ति से प्रभावित होकर उसका साम्राज्य उसे वापस कर दिया? तो पोरस को वापस कर दिया था। आगे देखते हैं। इससे आगे कई कारणों से सिकंदर की सेना नहीं बढ़ पाई, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण था मगध का शक्तिशाली नंद का शासक होना। फिर झेलम नदी के आगे वो सेना नहीं बढ़ पाई, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो नंद की जो सेना थी वह बहुत बड़ी थी। साथ ही उसके सिपाहियों ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया कि कई साल से वो अपने देश से अलग होकर अलग अलग देशों में युद्ध कर रहे थे, तो उनको अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी। तो इसी कारण ऐसा हुआ। अब देखते हैं उसके आगे। सिकंदर के साथ निर्यात, आर्नेसिकिट और अरिस्टोबुलस जैसे लेखक भी आए, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचार को लिपिबद्ध किया, जो कि इस काल के इतिहास के निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो ये जो तीन लोग आए थे, ये नियार्कस, आर्नेसिटिक्स और अरिस्टोबुलस जो है, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों ही सिकंदर के साथ आए थे। बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हुई। इसके पूर्व उसने विजित भारतीय प्रदेश को अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया। जो भारत के जितने क्षेत्र को जीता वह अपने सेनापति था उसका, फिलिप, उसको सौंप दिया था। पूछेगा सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोनिया में हुई। यह इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। अब प्रारंभ होता है हमारा मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होता है। अध्ययन के सूत्र क्या है ये देख लेते हैं।
मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें ब्राह्मण साहित्य का पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आदि हैं। जिसमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आप देखेंगे उसके आगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से पुस्तक से मिलती है। तो इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, वह लिखी थी, आप देखेंगे कि भारत के सामाजिक परिपेक्ष, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, कैसे कैसे वर्ग विभेद है, इन सब के बारे में उल्लेख होता है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था। तो मेगास्थनीज जो था वह किसका दूत था? वो यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था, यह ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस यूनानी जो था, यहीं से आप देखेंगे सिकंदर भी अपना संबंध रखता था। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंडोपोटस तथा एंड्रोपोटस नाम का प्रयोग किया है। यूनानी ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त क्या बोला गया? सेंट्रोपोटस या एंड्रोपोटस कहा गया है। अब राजनीतिक विकास क्रम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्यों की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव रख डाली। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चालों का वर्णन नवीं सदी में रचित मुद्रा राक्षस से मिलता है। मतलब कहाँ से जानकारी मिलता है? जो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को आगे बढ़ाने में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? वह महत्वपूर्ण भूमिका कौटिल्य की थी। यह कौटिल्य की भूमिका के बारे में वर्णन कहाँ है? वह मुद्रा राक्षस में मिलता है। अब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर उसे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया था। 305 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस था। सेल्यूकस वही जिसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जिसका वो था यूनान में, मेगास्थनीज जिसके शासनकाल के दौरान आया था वो सेल्यूकस था। तो उसमें ही इसमें परास्त किया। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था तो उससे वो चंद्रगुप्त को कौन कौन से राज्य में थे? हेरात, कंधार, काबुल और मकरान मिला था। चंद्रगुप्त ने सहगौरा अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राज्य की सहायता दी जाती थी। ध्यातव्य है कि मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द बनेंगे सीधा लाइन कि मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। साथ ही सहगौरा अभिलेख से तथा महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राज्य की सहायता दी जाती थी। जब अकाल पड़ता था, अनाज नहीं होते थे, तो जो राज्य की सहायता से लोगों की सहायता की जाती थी। अब है जैन ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब हम लोग महायान शाखा के बारे में पढ़ रहे तब मैंने वहां यह उल्लेख किया था कि जो आप देखेंगे चंद्रगुप्त था वह क्या किया था? अपने जीवन को जो त्याग दिया था वह संलेखना विधि के माध्यम से श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वह जाके वहीं अपने प्राण त्याग दिया था। भद्रबाहु के साथ हुआ गया था, ध्यान रखना चाहिए आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी बैठा। एक बिंबिसार है। बिंबिसार कौन है? आपने भी देखा था, वह हर्यक वंश से है। बिंदुसार किससे है? बिंदुसार देखेंगे तो आपको मौर्य वंश से संबंधित है। यूनानी लेखक ने इसे अमित्र घात कहा है। तो यूनानी लेखक ने अमित्र घात किसे कहा है? अमित्र घात कहा है, बिंदुसार को कहा है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था जो सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, मुख अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी, परंतु आप देखेंगे कि एंटियोकस ने सिर्फ मदिरा और सूखी अंजीर भेजा था, दार्शनिक नहीं।
दार्शनिक ना भेजने का तात्पर्य यह होता है कि आप अपने राज्य की जो राजनीतिक विचारधारा है उसको नहीं भेजें। हर कोई राज्य चाहता है कि वह बाहरी खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसकी जो कमजोरी या खासियत है वह विपक्षी दल को पता ना चले, इसलिए वह दार्शनिक नहीं भेजा था। याद रखिएगा, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीज मांगी थी, मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। 2 उसमें से मिल गया था लेकिन दार्शनिक नहीं आया था। बिंदुसार का अन्य नाम भद्रसार तथा सिंहसेन भी था। अब प्रारंभ होने जा रहा अशोक के काल में, लेकिन मैं पानी पी लेता हूं उससे पहले। अब अशोक के बारे में लिखें। अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी अन्य सूत्रों के अलावा उसके अभिलेख से भी मिलती है। इन्हें 1837 में जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। फिर अशोक के अधिकतर अभिलेख इसमें है ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, किंतु इसके अतिरिक्त खरोष्ट लिपि तथा अरमाइकी लिपि में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक अभिलेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है, किंतु मास्की, गुर्जरा, नेतु तथा उद्देकलु अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। तो 4 अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और सभी अभिलेख में देवा नाम प्रिय मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। खारवेल के हाथी कुंभा अभिलेख से कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। ईसन याद रखिएगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। किस वर्ष किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में किया था। अब अशोक के वृहद शिलालेख में उल्लेख आदेश जो देख लेते हैं वो कैसे कैसे हैं। देखिए, एक ताम्र अभिलेख होता है, एक लघु शिलालेख होता है, एक वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेख का मतलब कि बड़े बड़े पत्थरों पे उसने अपने लेख लिखवाए। उस वक्त पेंटिंग का जमाना नहीं तो पेंट करा दिया, या पेपर पे और इंक तो नहीं हुआ करते, तो वहां लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों पे अपने अभिलेख लिखते थे। इसी के बारे में है। प्रथम जो शिलालेख है उसमें क्या बोला है? खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध लगाना है, पशु बलि निषेध करना है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये तीनों के बारे में उल्लेख है। द्वितीय अभिलेख में क्या लिखा है? पड़ोसी राज्य का उल्लेख है, जैसे चेर, चोल, पांड, सतीपुत्र एवं ताम्रपाणी कल्याणकारी राज्य के बारे में उल्लेख है। यह प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के इस शिलालेख में अपने पड़ोसी राज्य का उल्लेख है, तो वो द्वितीय शिलालेख में है। अब तृतीय शिलालेख में देख लेते हैं क्या है। इसमें युद्ध, रज्जुक, प्रादेशिक महामात्य आदि की नियुक्ति का उल्लेख है, जो मतलब जो लोग कर वसूलते थे या जो ऐसे पद, जो बड़े पद पर थे, उनके बारे में उल्लेख है। चौथे शिलालेख में देखते हैं तो धम्म का उल्लेख है। 5वें में धम्म महामार्गों की नियुक्ति है। अब 6वां शिलालेख देखेंगे तो आम जनता किसी भी वर्ग राजा से मिलकर बनती है। तो आम जनता कैसे बनती है? वह राजा के साथ बनती है। 7वें शिलालेख में क्या लिखा है? सभी संप्रदायों में सहिष्णुता की भावना है। 8वें शिलालेख में देखेंगे तो लिखा है धम्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह है। 10वें शिलालेख में धम्म नीति सर्वश्रेष्ठ है। 11वें में लिखा है धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में देखेंगे कलिंग युद्ध का वर्णन, 5 यूनानी राजा एंट्रियोकस, टालमी, एंट्रियोगोसस, मास तथा अलेक्जेंडर का उल्लेख है। 8वीं जातियों का को जो चेतावनी दी गई थी कि वह जो है अपनी कृषि व्यवस्था या किसी प्रकार की जो बलि व्यवस्था है उसको रोक दें, इसके लिए 13वां शिलालेख के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ 13वें में उल्लेख किया गया है कलिंग युद्ध के बारे में भी उल्लेख किया गया है। 14वें शिलालेख में किया गया है जनता को धार्मिक जीवन की प्रेरणा की ओर बोला गया है। अशोक के सभी अभिलेख प्रकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, किंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि किसमें है? खरोष्टी में है।
क्योंकि शाहबाज गढ़ी और मानसीरा जो अभिलेख मिले हैं वो अफगानिस्तान की सीमा पे मिले हैं और इधर से यूनानियों का आगमन हो। तो यूनानी लोग क्या करते थे, ईरानी और यूनानी, तो वहां पर खरोष्टी लिपि चलती थी। इसलिए बाबर ने पहाड़ियों में बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अब अशोक कालीन प्रांत देख लें क्या है। एक तब प्रांत है, दूसरा राजधानी। उत्तरापथ के लिए तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र उज्जैनी था। कलिंग प्रताप तोसली था। दक्षिणापथ क्या था, वो सुवर्णगिरी था। और प्राची जो था वो पाटलिपुत्र था। अब मौर्य शासन जो शासन है उसके बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकरण था। चाणक्यों के अनुसार राजा के 7 अवयव हैं। पहला, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। इसमें राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पूछा जाएगा कि चाणक्य के अनुसार कुल कितने अवयव हैं, तो 7 अवयव हैं। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र हैं। राजा अपने सभी राजकार्यों का संचालन अमात्य, मंत्रियों तथा अधिकारियों के द्वारा करता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ यानी विभागों और उनके मुखों की चर्चा की, जो उनके मुखिया होते हैं उनकी चर्चा की गई है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थली तथा फौजदारी न्यायालय, कंटक शोधक मौजूद था। तो दीवानी न्यायालय को मौर्य काल में क्या कहते थे? धर्मस्थली कहा जाता था। कंटक शोध जो था वो फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाएगा कि किसको क्या बोला जाता था। अब गुप्तचर विभाग को महामात्य परसवा कहा जाता था। धर्मशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो धर्मशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब तीर्थ और संबंधित विभाग देख लेते हैं। पुरोहित जो था वह प्रमुख जो धार्मिक कार्यों तथा प्रधानमंत्री हुआ करता। प्रशास्त्र में देखेंगे वह राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री हुआ करता था। सत्रिहत्ता ये राजकीय कोषाध्यक्ष है। फिर है प्रादेष्ट, वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर हुआ करता था। नायक कौन था? वो सेना का संचालक तथा नगर रक्षक का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद कामृतिक जो होता था वो उद्योग एवं कारखाने का प्रधान निरीक्षक होता था। दंडपाल वह सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। व्यवहारिक जो था वह क्या था? दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। नागरक वह नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल हुआ करता था। दुर्गपाल देखेंगे तो राजकीय दुर्गा रक्षक के अध्यक्ष हुआ करते थे। अंतपाल वह सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक हुआ करते थे। दौवारिका जो था वह राजमहलों की देख रेख करने वाला प्रधान हुआ करता था। अंतर्वैशिक वह सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। जैसे इस समय एसपीजी होता है ना, वही। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष जो होता था वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, यानी कि वर्तमान में पीएम को आप मान लीजिए। अब आठविक जो था वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। वन विभाग किसके अंतर्गत वर्तमान में आता? इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। अब मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष देख लेते कौन। एक तो अध्यक्ष संबंधित विभाग ये है कि पड़ियाध्यक्ष जो था वो वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता। वर्तमान में जो आप देखेंगे कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पौतवा अध्यक्ष जो था नाप तौल से संबंधित था। सूना अध्यक्ष हुआ बूछड़ खाने से संबंधित था। सुरा अध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष वो वन तथा उसकी संपदा का अधिकारी था। सूत्राध्यक्ष वह कटाई बुनाई विभाग से संबंधित था। लोहा अध्यक्ष वह क्या था? धातु विभाग का अध्ययन करता था।
लक्षणा अध्यक्ष व टंकशाला का संबंधित था। टंकशाला जहां मुद्रा छपी थी। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। ये ध्यान देंगे, मुद्रा से लोग याद करेंगे मुद्रा विभाग, लेकिन नहीं, मुद्रा अध्यक्ष मतलब होता था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष वो चारागाह तथा लौह का अध्ययन करता था। अक्षपटाला अध्यक्ष वो महालेखाकार हुआ करता था। पटना अध्यक्ष वो बंदरगाहों का अध्यक्ष हुआ करता था। शुल्का अध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। देवाता अध्यक्ष वो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष हुआ करता था। अब उसके बाद है कर से संबंधित प्रमुख शब्दावली और उनसे संबंधित विषय। सीता, मौर्य काल में सीता क्या हुआ करता था? राज की भूमि से होने वाली आय जो होती थी उसे सीता कहा जाता था। भाग, भाग होता था उपज का हिस्सा, 1/6वां हिस्सा। प्रवेशस क्या होता था? आयात का जो 20% इंपोर्ट ड्यूटी होता है उसके बारे में। निष्कर्ष जो निर्यात कर होता है। प्रणय आपातकालीन कर होता था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर हुआ करता था। हिरण क्या होता था? अनाज के रूप में ना लेकर नगद में लिया जाता था। हिरण एक प्रकार का कर ही हुआ करता था जो अनाज में ना लेकर नगद में लिया जाता था। सेतु बंधु क्या हुआ करता था? राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतु बंधु कहलाता था। विष्ट क्या होता था? निःशुल्क श्रम एवं बेगारी होता था। अब है व्यापार मार्ग देख लेते हैं। प्रथम मार्ग देखेंगे उत्तरा पथ जो हुआ करता था। उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र यानी ताम्रलिपि तक एक जाने वाला राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। प्रथम मार्ग जिसे ताम्रलिपि मार्ग कहा जाता था। दूसरा मार्ग क्या था? पश्चिम में पाटाल से पूर्व की ओर कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग में मिलता था। फिर तीसरा मार्ग क्या था? वह दक्षिण के प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग हुआ करता था। चौथा मार्ग हुआ करता था, यह मार्ग भृगुछद से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। जिन 22 अध्यक्षों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है उनका कार्य मुख्य रूप से राज्यों के आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने सुदर्शनशील का निर्माण कराया था। मौर्य काल में सोने के सिक्के को स्वर्ण या निश, चांदी के सिक्के को पण या तांबा के सिक्के और तांबा के सिक्के को माशक कहते थे। इस समय भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों में होता था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया तथा 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो अब मौर्य वंश समाप्त होने के बाद कौन सा आएगा? शुंग वंश आएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की? वो शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने की। किसकी हत्या करके? बृहदत्त की हत्या करके। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, ये याद रखिएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से देखेंगे। धन्यवाद।